हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस का हाफ ईयरली का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, आप लोग को तो पता ही होगा, इसमें 60 मार्क्स होता है ना, और टाइम आपको 2 आवर्स 30 मिनट्स दिया जाएगा। और इसमें सेक्शन ए में आपके 10 MCQ क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में आपके कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे 11 to 20, यानी कि यहाँ भी 10 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। फिर सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो कि होंगे 3 मार्क्स के। उसके बाद सेक्शन डी में आपका केस स्टडी होगा, ठीक है, तीन केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैं क्वेश्चन पेपर पहले धीरे धीरे स्क्रॉल कर देती हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करना आंसर्स पता करने का। उसके बाद मैं इन सब का तो आंसर्स आपको नीचे वीडियो में देने ही वाली हूँ, है ना। तो ये 6, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 10। उसका सेक्शन बी में ये सारे क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, हाँ, 11 से 20 तक होंगे। फिर 18 में मैच द फॉलोइंग है, और उसके बाद 19 और 20। सेक्शन सी में ये सारे क्वेश्चंस हैं, 21, 22, 23 में एक आपका ये आइडेंटिफाई द पिक्चर है, 23, 24 में भी थोड़ा सा पिक्चर बेस्ड है। उसके बाद 25 ये था आपका 3 मार्क्स का। और ये आ गया सेक्शन डी। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले आंसर्स खुद से ट्राई कर लेना, उसके बाद आप लोग वीडियो को आगे देखना, ठीक है, आंसर्स के लिए, अगर आपको नहीं आएगा तो। 26 और ये 27 और ये 28, ये सारे आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस में आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं MCQ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड जो हम लोग करते हैं ना, जो पहले हम क्या करना चाहिए, पहले हम क्या किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, है ना। फिर उसके ऊपर अपना थिंकिंग लाता है, हाइपोथेसिस करते हैं, फिर उसके बेसिस पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर हमारा कुछ कंक्लूजन आता है, मतलब रिजल्ट आता है ना। तो ऐसा तो नहीं होता पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करके, फिर हमारा हाइपोथेसिस, फिर हम थिंक करते हैं, फिर कंक्लूजन। ये गलत है। इस वाले में आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो सही है। नेक्स्ट, विच स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन साइंस। साइंस में कौन सा स्किल जो होता है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, है ना, कुछ भी, तो ऑब्जर्वेशन होगा। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से होता है, तो यहाँ पे ये आपका होगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड अ सेल। एक सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफस्टाइल डिसीज। इनमें से डायबिटीज, कैंसर, कॉलेरा, हाइपरटेंशन, इनमें से कौन सा लाइफस्टाइल डिसीज नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कॉलेरा, क्योंकि कॉलेरा जो है ना, ये तो आपका बैक्टीरिया से फैलता है, ये कोई लाइफस्टाइल डिसीज नहीं है। नेक्स्ट, विच डिवाइस वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से कौन सा डिवाइस जो है ना, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक बल्ब में आपका हीटिंग इफेक्ट यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8, विच वायर मटेरियल ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस एंड इज कॉमनली यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट्स। इनमें से कौन सा वायर का हायर रेजिस्टेंस है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हीट को, मतलब हीट रहते हुए वो टूटेगा नहीं। इनमें से कौन सा वायर ऐसा है जो हाई, मतलब टेम्परेचर को झेल सकता है, तो ये होगा निक्रोम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच फोर्स हेल्प्स अस टू वर्क ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे हम किस फोर्स की मदद से हम चल पाते हैं, तो ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, तो ये होगा न्यूटन। ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, वाई इज वन साइड ऑफ द पूरी थिनर देन द अदर। पूरी जो होता है उसका ऊपर वाला पार्ट पतला पतला सा होता है ना, और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो डेंस होता है, ऐसा क्यों होता है। देखो, वन साइड ऑफ अ पूरी इज थिनर देन द अदर ड्यू टू अनइवन एक्सपेंशन ड्यूरिंग फ्राइंग। फ्राइंग के समय क्या होता है, कोई जब जल्दी हीट ज़्यादा लगता है तो वो जल्दी से फूल जाता है, दूसरी जगह बाद में लगता है वो थोड़ा सा धीरे बाद में फूलता है, इसके कारण। और असल में क्या होता है, द मॉइस्चर इन द डो, ये जो आटा होता है उसमें तो मॉइस्चर होता है, पानी होता है। जब हम इस डो के बने पूरी को जो हम बेल लेते हैं, उसको हम तेल में डालते हैं, तब क्या होता है,
जब वो गर्म होने के कारण वो वाटर जो होता है ना वो वेपर बन के ऊपर जाना चाहता है, तो जिसके कारण वो पूरी जो होता है ना फूल जाता है, वो निकल तो नहीं पाता है, इसके कारण फूल जाता है। देखो, द मॉइस्चर इन द डो टर्न्स इनटू स्टीम व्हेन हीटेड एंड इफ वन साइड इज स्लाइटली थिनर इट विल एक्सपांड मोर अंडर प्रेशर। कोई साइड अगर मान लो पतला है तो उस साइड से वो एक्सपांड होने का कोशिश करता है, स्टीम बाहर निकलने का कोशिश करता है पूरी से, जिसके कारण क्या होता है, लीडिंग टू अ थिनर पफ्ड अपसाइड, जिसके कारण अपसाइड जो है ना वो थिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नेम द टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का दो इफेक्ट्स बताना है। तो पहला आप लिख सकते हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपको दो हार्मफुल इफेक्ट लिखने देने। ठीक है, तो इसका आप क्या लिखोगे, पहला तो इससे बीमारियां होते हैं, दे कॉज डिसीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, ये सारे। और बैक्टीरिया के कारण और क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण दे स्पॉइल फूड, हमारा फूड जो होता है ना स्पॉइल हो जाता है, जैसे ब्रेड में मोल्ड आ जाते हैं, फिर मिल्क हमारा खट्टा हो फट जाता है बाहर, अगर फ्रिज के बाहर रखा जाए तो फट जाता है उसमें बैक्टीरिया लगने के कारण। तो आपका यूजफुल भी आ सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तब आप लिखना हम इससे क्या कर सकते हैं, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर कर्ड, कर्ड बनाने में यूज़ होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी बनते हैं, है ना, फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नेम टू डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरस। दो डिसीजेस बताओ जिससे वायरस जिसका कारण वायरस है, वायरस के कारण होता है। तो ये आप लिख सकते हैं इन्फ्लुएंजा और कोविड-19। तो इन्फ्लुएंजा का मतलब फ्लू होता है, कोल्ड कफ होता है ना वो, और कोविड-19 तो आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन टू वेज टू प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो लाइफस्टाइल डिसीज होता है ना, जैसे डायबिटीज़ हो गया, है ना, कैंसर हो गया, तो ये सारे डिसीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला है ईट अ बैलेंस डाइट, खाना चाहिए हमें। ठीक है, बैलेंस डाइट विथ प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। नेक्स्ट है अवॉइड प्रोसेस्ड, फैटी और शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स। हमें प्रोसेस्ड फूड मतलब पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए, फैटी जिसमें तेल वगैरह हो और ज़्यादा चीनी वाला फूड और ड्रिंक्स हमें नहीं लेने चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, इट इज रिकमेंडेड दैट वी शुड नॉट टेक एन एंटीबायोटिक फॉर अ वायरल इन्फेक्शन लाइक अ कोल्ड, अ कफ और फ्लू। कैन यू प्रोवाइड द पॉसिबल रीजन फॉर दिस रिकमेंडेशन। तो आपको पता होगा कि अगर वायरल इन्फेक्शन किसी को होता है तो उनको एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है, इसका रीज़न आपको बताना है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, ये ओनली बैक्टीरियाज को किल करते हैं, जो बीमारी हमें बैक्टीरिया से होता है ना उनको किल करते हैं, नॉट वायरस। वायरस से होने वाले चीज़ों को एंटीबायोटिक नहीं किल करते हैं। देखो कोल्ड, कफ और फ्लू जो है ना ये सारे तो वायरस से होते हैं, तो एंटीबायोटिक लेने से क्या फ़ायदा। और अगर हम ज़्यादा एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी लेते हैं ना तो हमारा बॉडी क्या होता है, रेजिस्टेंस हो जाता है, बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में रहता है ना वो रेजिस्टेंस हो जाता है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आप वही मतलब एंटीबायोटिक लोगे तो हमारा बैक्टीरिया जो है ना, तब हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया है ना वो मरेगा नहीं। ठीक है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए हमें अननेसेसरीली ये नहीं लेने चाहिए, एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट है द सॉल्यूशन यूज्ड इन अ वोल्टाइक सेल। तो वोल्टाइक सेल आप लोग को पता है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, किसके मदद से, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है आपका, सॉरी एक मिनट, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से, है ना। तो जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं हम वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट याद रखना आप लोग। अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक, एक जब एक मान लो ऐसे आयरन रॉड है, उसमें हम इस तरह से कॉइल को ये कर रहे हैं, फोल्ड कर देते हैं, जिससे करंट जब पास होता है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसको हम बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट की तरह वो बिहेव करते हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में दिया था। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। देखो, मैच द आइटम्स इन कॉलम ए इन दोज विद कॉलम बी। देखो वोल्टेइक सेल है नंबर 1, वोल्टेइक सेल क्या होगा, जनरेट, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 2, इलेक्ट्रिक आयरन कहाँ जाएगा, देखो बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर में तो नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिक आयरन में आपका यूज़ ये होता है, हीटिंग इफेक्ट यूज़ होता है, ऑप्शन नंबर सी। निक्रोम वायर ये होगा आपका बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर में, निक्रोम वायर यूज़ किया जाता है ताकि वो हीट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है ना, हीट को मतलब झेल सके। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नेम टू नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस विद एग्जांपल्स। आपको दो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स देने। पहला हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। तो इन दोनों का आपका एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स का तो जैसे कि आप व्हेन यू ड्रॉप अ बॉल इट फॉल्स टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग ऑन इट विदाउट एनी फिजिकल टच, है ना। अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बिना किसी फिजिकल टच के वो खुद ब खुद नीचे ज़मीन पे आके गिर जाता है। तो वो क्यों खींचा चला आता है? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर भी आपका मैग्नेट कैन अट्रैक्ट आयरन नेल्स को। एक मैग्नेट क्या होता है? चुंबक होता है ना, वो आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, वो अपनी तरफ खुद ब खुद खींच लेता है। तो ये दोनों आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू वी समटाइम्स स्लिप ऑन स्मूथ सरफेस लाइक आइस और पॉलिश्ड फ्लोर्स एक्सेट्रा। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम स्लिप खा जाते हैं? ऐसे यहाँ पे स्लिप का स्पेलिंग गलत हो गया, ये तो स्लिप सोने वाला हो गया। स्लिप, हम कभी कभी स्लिप हो जाते हैं ना स्मूथ सरफेस पे, जैसे कि आइस हो गया, पॉलिश फ्लोर्स हो गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज दिस सरफेसेस में ना वेरी लो फ्रिक्शन होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने के कारण में फ्रिक्शन नहीं होता है, जिसके कारण ड्यू टू देयर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने के कारण विच प्रिवेंट्स आवर शूज़ फ्रॉम गेटिंग इनफ ग्रिप। हमारे शूज़ को इनफ ग्रिप उसमें नहीं मिलता है, हम स्टेबल नहीं रह पाते हैं, है ना, और कभी कभार स्लिप हो जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी, ये सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वाई फार्मर्स ग्रो लेग्यूम्स इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स। फार्मर्स जो होते हैं ना दूसरे क्रॉप्स के साथ साथ लेग्यूम्स मतलब दाल जैसे प्लांट्स क्यों बीच बीच में लगाते हैं, है ना। रोटेशन के बीच में लेग्यूम्स क्यों ग्रो करते हैं? देखो, रूट्स ऑफ सर्टेन लेग्यूम्स सच एज बीन, पीज, ये सारे दाल जैसे प्लांट्स है ना, मटर हो गया, बीन हो गया, उनके रूट्स में क्या होता है? दैट कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। उनके रूट्स में ना एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है? दिस बैक्टीरिया ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। जैसे कि ये रूट है मान लो, है ना, इस रूट में ऐसे नॉट्स होते हैं, इनमें राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरिया जो सॉइल में जो नाइट्रोजन होता है ना, इसको ये लोग ट्रैप करके, हाँ, प्लांट के यूजेबल फॉर्म में ला देता है ताकि प्लांट इस नाइट्रोजन को ले पाए, ठीक है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ना, ये प्लांट के लिए हेल्पफुल होता है, हार्मफुल नहीं होता है। देखो ये क्या करता है, एक बार अच्छे से देख लो। These bacteria trap nitrogen from air and make it useful for plants. Plants के लिए यूजफुल कर देता है। This helps plant grow better without chemical fertilizers. इसके कारण क्या होता है? प्लांट्स जो है ना अच्छे से ग्रो करते हैं विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। That is why farmers grow legumes in rotation with other crops. इसीलिए फार्मर्स जो होते हैं ना वो दूसरे क्रॉप्स के बीच बीच में मतलब दाल लेग्यूम्स भी लगाते रहते हैं ताकि सॉइल का फर्टिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये पिक्चर आप देख के आपको पता चला होगा ये पिक्चर क्या का पिक्चर है। एक मिनट फिर से बैक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम द ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म क्या है? तो ये ऑर्गेनिज्म आपका है ब्रेड का मोल्ड, है ना, एक तरह का फंजाई है। नेक्स्ट, राइट व्हाट कंडीशन नीडेड फॉर इट्स ग्रोथ। तो फंजाई का ग्रोथ के लिए क्या कंडीशन प्रॉपर होता है? तो इनको चाहिए मॉइस्चर थोड़ा सा भीगा सा प्लेस रहने से, वार्म टेम्परेचर चाहिए और एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीजेस, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जांपल्स। कम्युनिकेबल डिसीजेस के एग्जांपल्स आप दे सकते हो। डिसीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस, और ये जो होते हैं दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया टाइफॉइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स, कोविड-19 एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर गिवन बिलो इन विच केस द एलईडी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। तो ये 2 फिगर आपका दिया गया है, इनमें किस केस में एलईडी जो यहाँ पे लाइट है ना ये ग्लो करेगा, है ना, ये किस केस में ग्लो करेगा आपको बताना है। जब जिस केस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उस केस में ग्लो करेगा। तो देखो द एलईडी विल ग्लो द स्विच व्हेन द स्विच इज क्लोज इन केस ए। स्विच जब क्लोज है तो केस ए में आपका ग्लो करेगा, क्योंकि लेमन जो है ना यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये लेमन सॉल्यूशन है। लेमन जूस जो होता है ना वो एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, है ना, और बिटवीन जिसमें आपका आयरन और ये दिया यहाँ पे इस तरह से दिया और रीजन यहाँ पे नीचे दिया है, इसको मैं पहले पढ़ लेती हूँ।
लेमन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, और अलाउिंग अ केमिकल रिएक्शन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ताकि इसमें एक केमिकल रिएक्शन हो जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। बिटवीन किसके बीच में ये होता है केमिकल रिएक्शन होता है आयरन नील कॉपर स्ट्रिप और ये जो लेमन जूस था ना इसके बीच में, जिसके कारण एलईडी लाइट जल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला देखो, अ फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स हमेशा चाहिए होता है किसी चीज़ का किसी चीज़ का अगर मोशन, मान लो कोई चीज़ मूव कर रहा है ऐसे, तो उसको कोई एक फोर्स चाहिए होता है उसको उसका स्पीड को चेंज करने के लिए। ऑब्वियसली चाहे वो किसी भी तरह का फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, फ्रिक्शनल हो, चाहे है ना किसी भी तरह का, क्या फिर या फिर अपोजिट से और कोई बॉल आ जाए, है ना, इस तरह किसी भी तरह का फोर्स हो चाहिए होता है, तो ये होगा ट्रू। नेक्स्ट, ड्यू टू फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ बॉल रोलिंग ऑन द फ्लैट ग्राउंड इंक्रीजेस, तो ये होगा फॉल्स। ये तो डिक्रीजेस होना चाहिए था, क्योंकि फ्रिक्शन, मान लो ऐसे ये है सरफेस है, एक बॉल जो है ना वो ऐसे रोल कर 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 यहाँ तक जा रही है, वो धीरे धीरे उसका स्पीड जो है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, कमेगा, है ना, धीरे धीरे, तो ये होगा आपका फॉल्स। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ लोग यहाँ से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज फोर ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। तो बता रहे कि कोई फोर्स नहीं होता है, दो अगर ऑब्जेक्ट दूर दूर में रखे गए ना तो उनके बीच में बता रहे कि किसी तरह का कोई फोर्स नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स है। इनके बीच में फोर्स होता है तो इनको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका केस बेस्ड आ गया, ठीक है। केस बेस में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, देयर इज अ फ्लू आउटब्रेक इन योर स्कूल। आपके स्कूल में मान लो फ्लू हो गया, तो सेवरल क्लासमेट्स आर एब्सेंट, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है, व्हाइल सम आर स्टिल कमिंग टू स्कूल कफिंग एंड स्नीजिंग। वैसे और कुछ बच्चों को जिसको फ्लू है वो लोग स्कूल आ रहे हैं, उनको कफ भी हो रहा है और वो स्नीज भी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड द स्कूल टेक टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड। तो स्कूल क्या एक्शन लेगा ताकि ये जो स्प्रेड है रुक सके। हम लोग क्वेश्चन एक साथ पहले पढ़ लेते हैं, फिर आंसर एक साथ करेंगे। देखो, इफ योर क्लासमेट हु शेयर्स द बेंच विथ यू स्टार्ट शोइंग सिम्टम्स ऑफ द फ्लू, हाउ कैन यू रिस्पॉन्ड इन अ कंसिडरेट वे विदाउट बीइंग रूड और हार्टफुल। मान लो आपके क्लासमेट जो बेंचमेट को मान लो फ्लू है, तो आप उनको बिना हर्ट किए कैसे समझाएंगे कि उनको फ्लू हो गया है, क्या 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 बोलेंगे और कैसे अपने आप को भी सेफ रखेंगे। नेक्स्ट थर्ड में है, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन। और अपने आप को और दूसरों को आप कैसे इन्फेक्ट होने से बचाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने अलग जगह लिखा है, मैं वहाँ से आप लोग को शेयर करती हूँ। जो पहला जो क्वेश्चन था, टीचर स्कूल अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, तो देखो, टू स्टॉप द फ्लू को स्टॉप करने के लिए, फ्लू फ्रॉम स्प्रेडिंग, द स्कूल शुड क्विकली आइडेंटिफाई एंड सेंड 6 स्टूडेंट्स होम। जिन बच्चों को बुखार सर्दी है उनको घर भेज देना चाहिए। रेगुलर क्लीनिंग कराना चाहिए बेंचेस का, डोर नॉब्स का, वॉशरूम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। द चिल्ड्रन शुड एनकरेज, बच्चों को एनकरेज करना चाहिए हैंड वॉश करने के लिए और उनको सैनिटाइजर्स प्रोवाइड करानी चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि आप अपने दोस्तों को कैसे बताओगे कि उनको सर्दी हो गया है ना, और आप अपना कैसे डिस्टेंस मेंटेन रखोगे, मतलब उनको बिना हर्ट किए। इफ़ माई बेंचमेट शोज फ्लू सिम्टम्स आई वुड काइंडली से, मैं काइंडली उसे बताऊंगा, यू डोंट सीम वेल, तुम थोड़ा ठीक नहीं लग रहे हो, मे यू शुड विजिट द नर्स, तुमको मेडिकल रूम में जाके नर्स को दिखाना चाहिए। आई वुड कीप सम डिस्टेंस फॉर सेफ्टी, मैं सेफ्टी के लिए थोड़ा डिस्टेंस रखूंगी, वाइल रिमेनिंग फ्रेंडली, मगर मैं फ्रेंडली रहूंगी, ठीक है। थर्ड था, आप अपने आप को और दूसरे बच्चों को कैसे बचाओगे, तो इसका आंसर, टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड अदर्स आई वुड वेयर अ मास्क, मैं मास्क पहनूंगा, वॉश माई हैंड्स फ्रिक्वेंटली, अपने हाथों को धोऊंगा, एंड अवॉइड टचिंग माई फेस, अपने फेस को टच करना थोड़ा अवॉइड करूंगा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। आप देखेंगे 27। देखो, इसमें क्वेश्चन है, अ फार्मर स्टोर्ड ग्रेन्स इन डैम्प ग्राउंड। एक फार्मर ने अपने ग्रेन्स को डैम्प गोडाउन मतलब भीगा जगह में रख दिया, भीगा गोडाउन में, थोड़ा सा भीगा भीगा रहा होगा। आफ्टर सम वीक्स द ग्रेन वेर स्पॉइल्ड, कुछ वीक बाद देखा कि ग्रेन जो है ना वो स्पॉइल्ड हो गए। तो पहला क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्ड द ग्रेन्स, ग्रेन को किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने स्पॉइल किया, तो ये होगा आपका फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू कंडीशंस दैट फेवर देयर ग्रोथ, दो कंडीशंस बताओ जिसके कारण ये फंजाई ग्रो करते हैं। तो आपको तो पहले भी मिला था ना ऐसा, मॉइस्चर और वार्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है फंजाई को ग्रो करने के लिए।
नेक्स्ट है सजेस्ट टू प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ स्टोरिंग ग्रेन्स। ग्रेन्स को हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं ये आपको बताना है, प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब ख़राब होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला होगा टू रिड्यूस मॉइस्चर, हमें क्या करना पड़ेगा, उनको सन ड्राई करना पड़ेगा, पहले धूप में सुखा लेना होगा। फिर गोडाउन्स को वाटरप्रूफ रखना चाहिए एंड क्लीन रखना चाहिए, यूटिलाइजिंग सील्ड एयरटाइट कंटेनर्स में फिर हमें उसको पैक कर देना चाहिए। नेक्स्ट है वाई सन ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स बिफोर स्टोरेज नेसेसरी, तो स्टोरेज करने से पहले हमें सन ड्राई क्यों करना चाहिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। द ग्रेन्स आर सन ड्राइड बिफोर स्टोरेज टू एलिमिनेट द एक्सेस मॉइस्चर इन देम, ताकि उनमें जो एक्सेस मॉइस्चर होता है ना वो सूख जाए। और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर से क्या होता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाता है फंजाइज के लिए ग्रो करने के लिए, और जिसके कारण ग्रेन्स हमारे स्पॉइल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 था। ये लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड लेबल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको ड्रॉ करता है और एक्सप्लेन हाउ यू कैन इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, आप उसका स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ये भी आपको बताना है। देखो इस तरह से आप लोग ड्रॉ करना है इसे, उसके बाद देखो आपको लिखना क्या है, वी कैन इंक्रीज और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। और क्या करेंगे हम, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे हम ज़्यादा कॉइल्स यहाँ पे ये रोल कर देंगे, यहाँ पे और भी घना कर देंगे, ये जितना ज़्यादा घना होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख देना। लिखना क्या है, थ्रू बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन द कॉइल। ठीक है, नेक्स्ट है, और में यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया हुआ था, अ बॉय पुशेस अ हैवी बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर बट इट डज नॉट मूव। एक लड़का जो है वो क्या करता है, एक हैवी बॉक्स को पुश करता है मगर ये मूव नहीं करता है। लेटर बाद में दो बच्चे लड़के उसको मूव करने का कोशिश करते हैं, द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग, बॉक्स जो है ना मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच अपोजिंग फोर्स स्टॉप द बॉक्स इनिशियली। फर्स्ट टाइम में बॉक्स जो था ना वो किस कारण से मूव नहीं कर रहा था, तो उस टाइम वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण मूव नहीं कर रहा था, जिसके कारण बॉक्स जो था ना मूव नहीं कर रहा। ए सिंगल बॉयज अप्लाइड फोर्स वाज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन था बॉक्स और फ्लोर के बीच में, वो जो एक सिंगल लड़का उसको ढकेल रहा था उसके फोर्स से काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए वो मूव नहीं कर रहा था। दूसरा, व्हाट चेंज्ड व्हेन मोर बॉयज़ जॉइंट, क्या चेंज हुआ जब ज़्यादा बॉयज़ मिलकर एक साथ उसको ढकेला। द टोटल अप्लाइड फोर्स इंक्रीज हो गया, दोनों का फोर्स इस बार इंक्रीज हो गया, जिसके कारण वो बॉक्स जो है ना मूव करने लगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ नेट फोर्स अफेक्ट्स मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किस तरह से नेट फोर्स जो होता है किसी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इफेक्ट करता है। दिस इलस्ट्रेट्स दैट नेट फोर्स जो होता है ना रिक्वायर्ड टू चेंज एन ऑब्जेक्ट स्टेट्स ऑफ मोशन कॉजिंग इट टू एक्सिलरेट, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये सैम्पल पेपर होता है ख़त्म। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है बाकी वीडियोज़ में भी एक एक करके जैसे जैसे एग्ज़ाम्स होंगे सारे मैं डालने वाली हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहना। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, और लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।